जेकेपी कांस्टेबल का ये पहला मॉक टेस्ट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में सबसे बड़ा हाथ होता है कि आप कितनी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती है, कहाँ पे कमियां खामियां हैं, उनको दूर करने के फिर आप तरीके सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत है, कहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, या कौन सा टॉपिक आपने मिस किया है जिसके रिलेटेड कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, बहुत इनसे बेनिफिट मिलता है। और इसी चीज को नजर में रख के मैंने आपके लिए यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ये मॉक टेस्ट सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और हर मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जिससे हो सकता है कि आगे चल के एग्जाम में उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आए। यूजुअली ये मॉक टेस्ट सीरीज हम आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाते हैं, और उसके अलावा जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स या प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं जेकेएसएसबी के, उनके रेलिवेंट ये मॉक टेस्ट सीरीज होती है, ताकि आपका जो पैटर्न है आपको पता चले कि इसी हिसाब से वहां पे पैटर्न बनेगा। तो आज का मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। इनकी जो पीडीएफ्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। आगे चल के अगर कोई अपडेट आता है टेलीग्राम के रिलेटेड और वो बंद हो जाता है, तो अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप आप बस ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको यूजुअली फिलहाल के लिए अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2024? 2024 में जो G20 की समिट होने वाली है 18 से 19 नवंबर के बीच में जो होने वाला है 2024 में, वो समिट कौन कंट्री होस्ट करेगा? इंडिया, यूएसए, चाइना और ब्राजील। तो मैं आपको बता दूं, G20 का समिट जो 2024 का है वो 18 से 19 नवंबर के बीच में होगा और वो ब्राजील होस्ट करेगा। बाकी फर्दर जो डिटेल्स है आप इस आर्टिकल पढ़ सकते हो। ये सोर्स है यहाँ पे आर्टिकल का। आप यूजुअली सर्च भी करोगे G20 समिट 2024, तो पहले एक दो सर्च रिजल्ट्स में ये डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूजुअली इन मॉक टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ आसान भी रहेंगे और कुछ मॉडरेट लेवल के भी रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? तो इंडियन नेशनल आर्मी का लीडर कौन था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो इंडियन नेशनल आर्मी INA का जो लीडर था वो था सुभाष चंद्र बोस। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? आपको पता ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होके गुजरता है इंडिया में। उनमें से यहाँ पे एक ही स्टेट मेंशन है। यूजुअली इस क्वेश्चन में अगर आप स्टेट भी लिख दोगे तो काफी है। यहाँ पे एक स्टेट मेंशन है, उस स्टेट को आपको रिकॉग्नाइज करना है। केरला, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी में मेंशन है। गुजरात वो स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। केरला, पंजाब और तमिलनाडु में से कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। यूजुअली वो बाकी स्टेट से 7 जिनसे होके गुजरता है, उनमें से 8वीं है गुजरात। ये आपको याद करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने 9th की जियोग्राफी में पढ़ी होगी। यूजुअली कोई भी जियोग्राफी की बुक अगर आप पढ़ते होंगे, जो भी आप प्रेफर कर रहे हो यहाँ पे इस एग्जाम के लिए, लेकिन सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए जो NCERT है वो पढ़नी चाहिए। 9th-10th की NCERT पढ़नी चाहिए, 11th-12th की NCERTs पढ़नी चाहिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाता है और आपका जो बेसिक है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो क्लियर हो जाता है। तो NCERTs को एक बेंचमार्क की तरह रखो, वो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप कोई अच्छी बुक प्रेफर कर सकते हो और उसमें देखोगे आप कि NCERT से आपने काफी अच्छे से कवर किया है और आपको उस बुक को समझने में भी आसानी होगी। यूजुअली जो भी JKAS UPSC के स्टूडेंट्स हैं उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसा कीजिए, बाद में आपको आसानी होगी पढ़ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय विच स्टेट इन इंडिया? जो पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में किस स्टेट में पहले ये अडॉप्ट किया गया? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो मैं आपको बता दूं, वो पर्टिकुलर स्टेट है राजस्थान की स्टेट जहां पे पंचायती राज को पहले अडॉप्ट किया गया था इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आपने पढ़ा होगा, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है जो जम्मू एंड कश्मीर है, एक तो वो यूटी बनाई गई थी, एक यहाँ पे लद्दाख की यूटी बनाई गई थी। तो 2 इसका आंसर है। तो पार्ट बी 2 यूटीज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इनमें से एक प्रोग्राम ऐसा है जो किसके साथ एसोसिएटेड है? इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब पॉवर्टी को एक तरह से कम करने में, खत्म करने में
वो प्रोग्राम उस चीज के साथ एसोसिएटेड है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा। तो आपको पता ही होगा कि पहले दो तो नहीं आएंगे, कुछ बच्चे प्रधानमंत्री आवास योजना में कंफ्यूजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाउसिंग के रिलेटेड था। जो सबसे एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है पार्ट डी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। यूजुअली अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और वहां पे अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमें थोड़ा डिटेल में चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करोगे, जब भी मुझे उसके बारे में टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन जब आप मेंशन करोगे तभी मैं वहां पे अपलोड करूंगा। अदरवाइज जो मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ और जो भी टॉपिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आपको पढ़ना है, क्लाइमेट के अंदर पढ़ना है, बहुत एक जनरल टॉपिक है, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिथेन, एगन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इन 4 गैसेस में ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पे मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो भी आपका सिलेबस है, ओवरऑल जनरल सिलेबस जो आपके जेकेपी कांस्टेबल में पूछा जाएगा, हम एक्सपेक्टेड सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहे हैं और जल्दी ही मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको पढ़ना क्या चाहिए फिलहाल के लिए, जब तक एक ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने आएगा। बहुत सारी जगहों पे पॉपअप हो रहा है सिलेबस कि ये सिलेबस ऑफिशियल है, ये सिलेबस आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड सिलेबस हम कह सकते हैं और यूजुअली वो मैं आपको जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे ऐसा नहीं करना है कि जल्दी में वीडियो चढ़ाना है कि पहला वीडियो मेरा होना चाहिए, जल्दी जल्दी से मैं वीडियो चढ़ा देता हूँ। प्रॉपर एनालिसिस के बाद वीडियो चढ़ाना चाहिए ताकि यहाँ पे बच्चों के साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं हो। और मैं आपको यूजुअली बता देता हूँ, जब भी मैं कोई चीज आपसे प्रॉमिस करता हूँ उस चीज को मैं पूरा करता हूँ। अदरवाइज मैं आपको सीधा बोल देता हूँ यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ। सो मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलोस्टेट? एलोस्टेट जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पे? कॉम्प्लिकेट, सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई, कंफ्यूज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, इसका सिनोनिम है क्लैरिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जनरली उसको किस पर्टिकुलर फीचर से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है या कैरेक्टराइज किया जाता है? एम्बिग्यूटी, क्लैरिटी, कम्प्लेक्सिटी, वैग्यूनेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी में मेंशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जनरली कैरेक्टराइज की जाती है क्लैरिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस? नोबल गैस यहाँ पे कौन सी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। आपको जनरल साइंस का भी पोर्शन पूछा जाता है यूजुअली, जो भी यहाँ पे जेकेपी के एग्जाम्स हुए हैं, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे साइंस का पोर्शन भी रखा हुआ है। सो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन में इसका करेक्ट आंसर है हीलियम। अगर आपने नोबल गैस के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए कि नोबल गैस होता क्या है और कौन कौन सी यहाँ पे नोबल गैसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम? कौन सी डिवाइस इनमें से यूज होती है कि ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर कर सके? बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और माउस में वो पर्टिकुलर डिवाइस है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूज ऑफ डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इन 4 ऑप्शंस में कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम में? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो सबसे छोटा यहाँ पे है बिट, क्योंकि हमें पता ही है 8 बिट का यहाँ पे 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट्स का यहाँ पे 1 किलोबाइट एंड 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है। तो सबसे छोटा इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में बिट है, पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल? एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगी ट्रायंगल की, तो आपको यही बताना है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसके 3 एंगल्स आते, उन 3 एंगल्स का सम कितना होता है? यूजुअली जो भी पॉलीगन्स होते हैं उनमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कोई भी एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपको निकालना है, पॉलीगन आपको पता होगा, यूजुअली जो भी क्लोज्ड फिगर होती है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये लाइनों से एक फिगर बनी है 3 साइड की, तो एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन में एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ एंगल्स निकालना बहुत आसान होता है। n-2 × 180 फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करते हैं कि उस पॉलीगन के कितने साइड्स है। अब इसके 3 साइड है, 3 - 2 होता है 1, तो 180 × 1 होता है 180। सो इसका करेक्ट आंसर है 180 डिग्रीज। आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, लेकिन उसके बाद डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दिए जाए पॉलीगन के, तो वहां पे ये फॉर्मूला याद रख सकते हो और वहीं पे आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is twice old as B and the sum of their ages is 30, what is the age of A? यूजुअली जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे कोई भी आपको इंफॉर्मेशन
नहीं दी जाएगी कि कुछ सालों पहले की एज की बात हो रही या कुछ सालों के बाद की एज की बात हो रही, तो ये प्रेजेंट एज होती है। मैं इस तरह की चीजें आपको जल्दी सिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है एज ट्वाइस ओल्ड एज बी, तो चलो मान लेते हैं जो बी की एज है वो एक्स है। अब जो ए है वो बी से 2 गुना ज्यादा है, तो अगर ये एक्स है तो ये होगा 2x। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर इनकी एज का सम किया जाए तो इसकी एज है 2x, इसकी है x, इसका अगर हम सम करेंगे वो आता है यहाँ पे 30 के बराबर। तो ये बनेगा यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 30, तो 3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो 3 10 30, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वो आएगी 10। अब हमें किसकी एज बतानी है यहाँ पे, व्हाट इज द एज ऑफ ए की एज कितनी थी 2x, x की वैल्यू है 10, 2 into 10 हो गया 20, ए की एज है यहाँ पे 20 ईयर्स, सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे अगेन मैथमेटिक्स से है, स्टैटिक्स पोर्शन है लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है क्योंकि स्टैटिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और ये मेजर टॉपिक्स होते हैं, एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एक सेंट्रल वैल्यू होती है किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की, मतलब बीच की वैल्यू किसी की भी जो पूरी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में 50 बच्चे हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस पर्टिकुलर क्लास की परफॉर्मेंस कितनी है। आप ऐसा नहीं करोगे कि हर एक बच्चे का बोलोगे 90% 80%, आप बोलोगे इस पर्टिकुलर क्लास की परफॉर्मेंस है 70%। आप वहां पे एवरेज निकालते हो, एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हो जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 ही चीजें आती है, एक आता है मीन, मॉड एंड मीडियन। उसके बाद पोजिशनल एवरेजेस है, मीडियन एंड मॉड, लेकिन मीन के अंदर 3 चीजें आती है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए मीन। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड रेंज ये अलग चीजें है। मीन मतलब जो आप एवरेज निकालते हो यहाँ पे किसी भी गिवन डेटा का, वहां पे एक सेंट्रल वैल्यू निकलती है, उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। यूजुअली मैथ की जो चीजें होती है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, या कंप्यूटर का कुछ आएगा बीच में जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, मैं आपको बता दूंगा। हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, इनमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन होता है, जहां पे मुझे लगेगा वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पटेल और सोनिया गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी यहाँ पे इंदिरा गांधी। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो कोरल रीफ्स होते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन है। पर्टिकुलरली जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और ब्राजील। तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो यूजुअली जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम है, तो पॉलिटी के बारे में तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा है, और सिलेबस में भी इस तरह की चीज इंक्लूड हो सकती है। विच आर्टिकल ऑफ Indian Constitution provides for the abolition of untouchability. Abolition of untouchability किस particular article में mention है? Article 14, 17, 21, 25. तो Article 17 abolition of untouchability के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the capital of Ladakh Union Territory? बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल है वो है लेह। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है साइंस से। Which of the following is a biodegradable material? Biodegradable material इसमें कौन सा है? प्लास्टिक, ग्लास, वुड, एल्युमिनियम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लास्टिक भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता आसानी से, ग्लास भी नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं, लेकिन सबसे मेजरली यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो है वुड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे वुड, पार्ट सी। आई होप इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।